Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 7 October 2022. Let's begin today's important nursing MCQs for upcoming nursing recruitment exams. First question is, which of the following terms describes a decreased number of platelets? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस टर्म को सिलेक्ट करना है जो कि प्लेटलेट्स की संख्या के कम होने को बताती हो। थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोसिस। Basic but important term. The right answer is option B. अगर किसी क्लाइंट के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या नॉर्मल से कम होती है तो ये कंडीशन थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानी जाती है। यहां पर अगर आप इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो थ्रोम्बो शब्द का मतलब होता है प्लेटलेट और साइट शब्द का मतलब होता है सेल, यानी कि प्लेटलेट सेल। और पीनिया शब्द का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर। तो गौर कीजिएगा, यहां पर सबसे पहले है थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट, साइट मीन्स सेल और पीनिया मीन्स डिक्रीज इन नंबर। तो हम कह सकते हैं किसी भी पेशेंट में प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोपिनिया के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या अक्सर डेंगू जैसी कंडीशंस में डिक्रीज हो जाती है। प्लेटलेट सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करवाकर ब्लीडिंग के समय ब्लड लॉस को रोकते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट यदि आपसे पूछा जाए तो 1.5 से 3.5 लाख के बीच में बताइएगा। इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग ऑप्शंस में आई बाकी टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपैथी, थ्रोम्बो शब्द का मतलब आप जानते हैं प्लेटलेट्स और साइटो मीन्स सेल और पैथी मतलब एबनॉर्मेलिटी। अगर किसी प्लेटलेट्स के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहलाती है। अगर प्लेटलेट सेल्स सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी का मतलब होता है थ्रोम्बस को सर्जरिकली रिमूव करना। मान लीजिए ये किसी पेशेंट की ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में फैट आदि मॉलिक्यूल्स के एडेसिवनेस के कारण यहां पर एक क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। इस क्लॉट को ही हम थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं। इस क्लॉट को सर्जरी के द्वारा यहां से रिमूव करना प्रोसीजर थ्रोम्बेक्टोमी कहलाता है। ब्लड वेसल्स में कुछ बायोमोलिक्यूल्स के क्लैंपिंग और एडेसिवनेस के कारण, चिपकने के कारण ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सर्जरी द्वारा हम इस क्लॉट को, इस थ्रोम्बस को यहां से रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस थ्रोम्बेक्टोमी के रूप में जाना जाता है। एक्टोमी शब्द जहां कहीं भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब होता है सर्जरी द्वारा उस पर्टिकुलर चीज को वहां से रिमूव करना। इट इज अ सुफिक्स मीनिंग रिमूवल ऑफ समथिंग। लास्ट ऑप्शन के अंदर जो टर्म दी गई थी वो था थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट, साइट मीन्स सेल, सिस मीन्स फॉर्मेशन।
अगर किसी क्लाइंट के अंदर प्लेटलेट सेल्स का फॉर्मेशन नॉर्मल से ज्यादा होने लगे, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होने लगे, तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये चारों टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of human body to protect itself from pathogens is called as। हमारी बॉडी के द्वारा खुद को हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स यानी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना क्या कहलाता है? लोकोमोशन, हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यूनिटी, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यूनिटी। लोकोमोशन का मतलब होता है, सिंपली कहें तो मूवमेंट, यानी चल फिर पाने की क्षमता। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है, टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी थोड़ा भी टेम्परेचर एक्सपोजर यदि उसे मिले तो वो खराब हो सकती है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और ये हार्मोन बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लीथल अरिथमिया इज। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा घातक या डेंजरस टाइप का अरिथमिया कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ऑप्शन बी, एट्रियल टैकीकार्डिया। ऑप्शन सी, साइनस अरिथमिया। ऑप्शन डी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सबसे डेंजरस टाइप के अरिथमिया को आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता क्या है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम वीफेब के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट सीरियस कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस है। अरिथमिया शब्द का मतलब होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो रेट है वो बदल जाती है। नॉर्मली हमारा हार्ट एक मिनट में 60 से 100 बीट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, लेकिन अगर ये रिदम डिस्टर्ब हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो ये कंडीशन अरिथमिया के नाम से जानी जाती है। Disorders electrical activity causes the heart's lower chamber ventricles to quiver or fibrillate instead of contracting normally। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन होती है, इसके अंदर हमारे हार्ट के जो नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाते हैं। सिंपली यदि कहें तो हमारा हार्ट जो है वो फड़फड़ाने लगता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो यानी सिकुड़े तो वो पूरी तरह से सिकुड़ता है, लेकिन फड़फड़ाने का मतलब होता है हल्का हल्का सिकुड़ना, यानी कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, हल्का हल्का सिकुड़ना देखने को मिलता है। This prohibits heart from pumping blood, causing collapse and cardiac arrest। और इस फिब्रिलेशन वाली कंडीशन के कारण हार्ट के लोअर चैम्बर्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने के कारण जो ब्लड है आगे अरोटा में पंप नहीं हो पाता और इससे पेशेंट को बेहोशी होने लगती है और हार्ट सेल्स तक भी ब्लड नहीं पहुंचता। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट देखा जाता है। This type of arrhythmia is medical emergency and it is life threatening। जब भी क्लाइंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो इसे आप
मेडिकल इमरजेंसी मानकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के रूप में ट्रीट करें, सबसे ज्यादा अटेंशन दें, बिकॉज इट कैन कॉज डेथ। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो एट्रियल टैकीकार्डिया, इट इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम और अरिथमिया। एट्रियल टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट का नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। इट अकर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कंट्रोल्स द हार्ट बीट स्टार्ट फ्रॉम अनयूजुअल लोकेशन in the upper chambers atria and rapidly repeats causing atria to beat too quickly। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास में नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड पाया जाता है। जब इस ऐसे नोड की बजाय हार्ट में किसी और जगह से इंपल्स जनरेट होने लगे, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिग्नल्स जनरेट होने लगे, तो इसके कारण हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर्स है, एट्रियाज हैं, इनमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे और हार्ट की जो हार्ट रेट है वो 100 पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी। यही कंडीशन एट्रियल ट्रैकीकार्डिया कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, जब हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में मौजूद नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होते हैं और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है, तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अब मान लीजिए ऐसे नोड के बजाय हार्ट में किन्हीं और पॉइंट से भी इंपल्स जनरेट होने लगे, जिसके कारण एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन रेट बहुत ज्यादा हो गई, 100 से ऊपर हो गई, तो ये कंडीशन एट्रियल टैकीकार्डिया के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट टर्म आती है साइनस अरिथमिया। इट इज इरेगुलर हार्ट बीट दैट ईदर टू फास्ट और टू स्लो। इंपॉर्टेंट टर्म है। साइनस अरिथमिया का मतलब होता है हार्ट की बीटिंग रेट नॉर्मल हो जाना। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। साइनस अरिथमिया के एग्जाम्पल में ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया दोनों आ सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का 60 बीट्स पर मिनट से कम होना, जबकि टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स बेबीज डेड आफ्टर। कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद यदि बच्चे की डेथ होती है तो हम उसे स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए 20 वीक्स, ऑप्शन बी 24 वीक्स, ऑप्शन सी 28 वीक्स, ऑप्शन डी 32 वीक्स। यहां मौजूद ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो आंसर होगा ऑप्शन बी 24 वीक्स। याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे की डेथ 22 वीक्स के गेस्टेशनल पीरियड को कंप्लीट करने के बाद होती है, या फिर बच्चे की डेथ उसका वजन 500 ग्राम्स या इससे ज्यादा होने पर होती है, तो ये कंडीशन स्टिल बर्थ के नाम से जानी जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय। जन्म के समय बच्चे का जितना वजन था वो किस उम्र पर 3 गुना हो जाता है? 1 साल पर, 6 महीने पर, 1.5 ईयर्स पर, या फिर 2 ईयर्स पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ईयर। याद रखिएगा, बर्थ वेट नॉर्मली 2.5 से 3.5 केजी के बीच होता है। जन्म के समय मान लीजिए बच्चे का वजन x था, तो 5 मंथ्स की एज होने पर ये 2x हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, और 1 ईयर की एज होने पर ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा।
इस प्रकार से आप इस चीज को याद रखेंगे। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? लुइस पाश्चर को, लॉर्ड लिस्टर को, हिप्पोक्रेट्स को, डार्विन को? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट scheduled for removal of the pituitary gland, the nurse be particularly alert for? किसी क्लाइंट में पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जरी द्वारा रिमूव करने के बाद इसमें किस फाइंडिंग के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसे समय रहते पहचानना और उस इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए नेजल कंजेशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल टेंडरनेस, ऑप्शन सी मसल टिटेनी, ऑप्शन डी ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का नॉर्मल से कम हो जाना। अप्रोक्सीमेटली पर डे 400 ml यूरिन आउटपुट यदि है तो ये कंडीशन ओलिग्यूरिया कहलाती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आप सर्जरी द्वारा रिमूव कर लेंगे तो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा नील हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। मसल टिटेनी जो कंडीशन होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। सो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कैल्शियम मैनेजमेंट से कोई ज्यादा लिंक नहीं है, इसलिए हम इसे गलत मानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूवल का एब्डोमिनल टेंडरनेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। टेंडरनेस शब्द का मतलब होता है जब किसी बॉडी पार्ट को आप टच करें तो पेन हो। पेन व्हेन टच, छूने पर दर्द होना, ये कंडीशन टेंडरनेस कहलाती है। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन ए नेजल कंजेशन। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब भी आप पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हो तो उसके लिए ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच का मतलब होता है कि इसे नोज के थ्रू निकाला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस एरिया पर पाई जाने वाली ग्लैंड है और इसे जब यहां से रिमूव करना होता है तो हम इसे नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो नोज के थ्रू जब ये सर्जरी की जाएगी तो इस दौरान नोज के टिश्यूज के अंदर इरिटेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके कारण कंजेशन हो सकता है, रुकावट हो सकती है और क्लाइंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच द्वारा की गई पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूवल वाली सर्जरी के बाद क्लाइंट में नेजल कंजेशन वाली फाइंडिंग के लिए अलर्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिलीवरी द नर्स ऑब्जर्व्स दैट द न्यूबॉर्न स्क्रॉटल sac is empty. This condition is called? जन्म के तुरंत बाद जब आप न्यूबॉर्न बेबी के स्क्रॉटम एरिया को असेस करते हैं, उन्हें टच करके फील करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इन स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस है ही नहीं, यहां पर टेस्टिस एब्सेंट है। तो इस
कंडीशन को आप किस नाम से फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे, ये आपको बताना है। क्या ये एन्यूरेसिस कंडीशन है, क्या ये क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन है, क्या ये ऑर्कियोपैक्सी कंडीशन है, क्या ये एपिस्पैडियासिस कंडीशन है। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस का ना होना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे हम क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें। Cryptochidism is when one or both testicles do not descend into the scrotum while fetus is developing। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर होते हैं, लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, वो फुली मैच्योर हो जाता है, तब ये स्क्रोटम एब्डोमिनल एरिया से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए उसके बॉडी से बाहर मौजूद स्क्रोटम सैक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये नॉर्मली होने वाला फिनोमिना है। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चे के टेस्टिस में बच्चे के स्क्रोटम में जन्म के बाद भी ये टेस्टिस ना डिसेंड डाउन हो, तो ये कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानी जाती है। और इस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इट इज मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन पीडियाट्रिक। यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि पीडियाट्रिक्स में जेनाइटल एरिया की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी है, तो आप बताएंगे क्रिप्टोचिडिज्म। मोस्ट कॉमन जेनाइटल, गौर करिएगा, मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन पीडियाट्रिक इज क्रिप्टोचिडिज्म। कई बार इसे आम बोलचाल की भाषा में हिडन टेस्टिकल या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल टर्म द्वारा भी डिनोट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बताई गई रिमेनिंग टर्म जैसे कि एन्यूरेसिस, ऑर्कियोपैक्सी, एपिडियासिस आदि के बारे में एक बार क्विकली जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। Bedwetting, also called nighttime incontinence or nocturnal enuresis, is involuntary urination while sleeping 5 years of age after। अगर कोई 5 साल का बच्चा है जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी वो रात को सोते समय बेड वेटिंग कर देता है, बिस्तर पर ही यूरिन पास कर देता है, तो इस कंडीशन को हम नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस या नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है। इमिप्रामिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट टर्म आती है एपिस्पैडियासिस। इन मेल urethral opening on the upper aspect of the penis, and in females the urethra develops too far anteriorly, it is called epispadiasis। देखिएगा इस डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये मेल का यूरिथ्रा है, पेनिस है, तो इस पेनिस के अंदर जो ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास किया जाता है, ये पेनिस के फ्रंट एरिया में होती है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। वहीं मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है और उसके कारण ये ओपनिंग यहां ना होकर इसकी बजाय पेनिस के अपर साइड में हो, तो इसे आप एपिस्पैडियासिस के नाम से जानते हैं। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ये अगर नॉर्मल पोजीशन में ना सिचुएटेड होकर एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ लोकेटेड रहे, तो ये कंडीशन एपिस्पैडियासिस के नाम से जानी जाती है। फाइनली हमारे पास टर्म बचती है ऑर्कियोपैक्सी, सर्जिकल करेक्शन ऑफ क्रिप्टोचिडिज्म। यहां पर हमने बात की थी कि बच्चे के स्क्रोटल सैक के अंदर जब टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं हो पाए, नहीं पहुंच पाए,
तो इस कंडीशन को अगर आप सर्जरी के द्वारा ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसीजर को हम ऑर्कियोपैक्सी के नाम से जानते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्कियोपैक्सी। नेचर ने क्यों टेस्टिस को बॉडी से बाहर बनाया है? इसका रीजन है कि अगर टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो इनमें स्पर्म का मैचुरेशन बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता, इसलिए नेचर ने स्क्रोटम सैक को बॉडी से बाहर रखा और टेस्टिस को इनमें रखा। स्क्रोटम एरिया का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री कम होता है और ये आइडल टेम्परेचर माना जाता है स्पर्म के फुली मैच्योर होने के लिए। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉमन कैंसर विथ एड्स? एड्स के पेशेंट में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन सी ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन डी कापोसी सार्कोमा। Which one is a common cancer seen in AIDS patients? Excellent guys, great participation, best of luck. Option D absolutely correct, it is कापोसी सार्कोमा। एड्स वाले पर्सन्स में सबसे ज्यादा कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। आइए कापोसी सार्कोमा क्या है इसके बारे में जान लें। कापोसी सार्कोमा हमारे शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें होने वाला कैंसरस लीजन है। हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज में यदि घाव हो जाएं तो ये कैंसर कापोसी सार्कोमा कहलाता है। इस कापोसी सार्कोमा के द्वारा सबसे ज्यादा हमारे शरीर की स्किन, लिम्फ नोड, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, थ्रोट, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कापोसी सार्कोमा कंडीशन में सबसे ज्यादा स्किन, लिम्फ नोड्स, माउथ, नोज, थ्रोट, ये एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। हम जानते हैं कि जैसे ही एचआईवी का इन्फेक्शन होता है कुछ समय बाद पेशेंट को एड्स हो जाता है और एड्स होते ही पेशेंट में जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। CD4 सेल काउंट 200 के आसपास रह जाता है। तो इस कंडीशन में कापोसी सार्कोमा डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा, इस कंडीशन कापोसी सार्कोमा कंडीशन इम्यून डेफिशिएंसी वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस कंडीशन के अंदर पर्पल, रेड, ब्राउन स्किन ब्लॉचेस देखने को मिलते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्लाइंट को एड्स था और उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, अब उसके शरीर के ऊपर रेड ब्राउन स्किन ब्लॉचेस प्रेजेंट हैं, तो ये किस कंडीशन के होने को बताती है? तो आप तुरंत गैस करिएगा, ये कापोसी सार्कोमा से रिलेटेड है। ट्यूमर्स में डेवलप इन अदर एरियाज ऑफ बॉडी आल्सो। ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेडिएशन और कीमोथेरेपी, सर्जरी में भी रेयरली रिक्वायर्ड। इस कापोसी सार्कोमा के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। कुछ विशेष केसेस के अंदर ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronic renal failure causes all except। किसी क्लाइंट को यदि क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ है तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप क्रिएटिनिन लेवल देखकर इसे स्किप कर रहे थे तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमेशा जब भी क्लाइंट की किडनी फेल होती है, रीनल फेलियर होता है, तो उस समय बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है और क्रिएटिनिन लेवल को असेस करना रीनल फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है क्रॉनिक कंडीशन। जब भी आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा क्लाइंट को धीरे धीरे रीनल फेलियर डेवलप हुआ है, यानी काफी पहले से क्लाइंट की किडनी खराब होना शुरू हुई और एक लंबे समय के बाद अब उसे किडनी फेलियर हो गया। और एक्यूट रीनल फेलियर अगर आप कहीं देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ ही समय के अंदर अचानक किसी इंफेक्शन का होना हुआ या कोई ट्रॉमा हुआ या कोई भी कंडीशन हुई जिसके अंदर तुरंत क्लाइंट के रीनल फेलियर हो गया, तो ये कंडीशन एक्यूट रीनल फेलियर कहलाती है। एक्यूट को अचानक से याद रखिएगा, क्रॉनिक मतलब धीमे धीमे। आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर क्लाइंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, तो इस सिचुएशन में उसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो हाइपरटेंशन, यानी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। इसका कारण है कि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर भेजने के लिए किडनीज रिस्पॉन्सिबल हैं। अब किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही है, यूरिन ही नहीं बना रही, तो ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर लगातार इकट्ठा होने लगता है और इसके कारण ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम का बढ़ा हुआ लेवल और इसके कारण हमारे हार्ट के ऊपर एबनॉर्मल रिदम्स देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। किडनी फेलियर वाले पेशेंट में डायलिसिस करना किस समय शुरू किया जाता है, इसका डिसीजन डॉक्टर कब लेता है, तो नोट करिएगा, जब पेशेंट में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट की लाइफ को बचाने के लिए, बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम करने के लिए क्लाइंट में डायलिसिस का ऑप्शन शुरू किया जाता है। तो हाइपरकैलेमिया इज अ इंपॉर्टेंट फीचर बाय विच वी डिसाइड इज टू स्टार्ट डायलिसिस और नॉट। फिर बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है। फिर आता है हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी फॉस्फेट का लेवल बढ़ने लगता है। और फिर आता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है बॉडी में सोडियम की मात्रा का कम हो जाना। किडनी फेलियर होने के कारण क्लाइंट यूरिन आउटपुट नहीं दे पा रहा और यूरिन आउटपुट नहीं होने के कारण उसकी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ रहा है और फ्लूइड का लेवल बॉडी में बढ़ने के कारण उसके अंदर सोडियम डाइल्यूट हो जाता है और हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके साथ ही सीरम क्रिएटिनिन लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सभी फाइंडिंग्स आपको सीकेडी के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। अक्सर एग्जाम में यहाँ से इनके क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग इस कंडीशन में देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से बनते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मंडे टू सैटरडे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से एमसीक्यू की क्लास अपलोड होती है। इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हेतु आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू so much once again. Best of luck.